महिलाओं को दिन भर अपने आप को रोक के रहना पड़ता था, रात का इंतजार करना पड़ता था और एक ग्रुप बना करके 3-4 महिलाओं का साथ में निकलती थी। रात में यहाँ ऐसे काम भी होते हैं, मैं जाकर के देखती हूँ। कोई भी उचक्का लफंगा छेड़ता है रास्ते में, ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई होती है। और मेरे फादर को ये कहा गया, अपनी लड़की को समझा लो, उसे रोक लो, नहीं तो उसे उठा लेंगे। मेरे परिवार की डिग्निटी, सालों से जो हमारी प्रेस्टीज थी, सब कुछ दांव पे था। तो ऐसा क्या हुआ? तो जब मेरा सस्पेंशन हुआ, ये 2013 की बात है, पूरा देश, पूरा समाज और विभिन्न प्रकार के संगठन एकजुट होकर के मेरे साथ खड़े हो गए। तो ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपको सस्पेंड कर दिया गया रातों रात? मेरा नाम दुर्गा शक्ति नागपाल है। मैं एक IAS अधिकारी हूं और मैंने जीवन में जो एग्जाम दिए हैं, UPSC का एग्जाम देने के बाद खास तौर से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सोचिए, आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां आपके पिताजी सिविल सर्वेंट रहे हों, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, आपके दादाजी देश की सेवा में शहीद हुए हों, आपकी नौकरी का शुरुआती साल, पहला साल कुछ 6 या 7 महीने हुए हैं आपकी नौकरी को, रात में 12 बजे जब आप सोने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि कल मेरी सुबह 10 बजे कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, मुझे क्या क्या काम करने हैं, किन किन लोगों से मिलना है, कौन सी जरूरी फाइलें निपटानी हैं, और आपको कहा जाता है कि आपको ऑफिस नहीं जाना। और क्यों? अभी तक तो आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, अपना काम पूरी परफेक्शन से, जिसकी आपको सराहना मिली। फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा, फिर आप सब खुद तय करिएगा कि जो मैंने किया वो सही था या नहीं। मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, कुछ ही दिन हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए। कुछ गांव वाले आए और उन्होंने कहा कि रात में गुंडे आते हैं, JCB, ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉली और कट्टे लेकर के आते हैं, हमारे खेतों के आसपास खनन करते हैं, अवैध खनन, बालू, देसी भाषा में मिट्टी को बालू कहा जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत यूज होती है। उसको खोदते हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में भर भर के उसको ले जाते हैं। उससे उनकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। जो यमुना नदी बह रही है उसकी दिशा बदलती जा रही है, पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है, बाढ़ का डर बना हुआ है। हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। मैं सोचती हूँ कि ये इतना अच्छा शहर जो कि विकसित हो रहा है, रात में यहाँ ऐसे काम भी होते हैं। मैं जाकर के देखती हूँ और आप यकीन मानिए, जैसे शादी में शामियाने लगते हैं, लाइटें लगती हैं, वैसा माहौल देखने को मिलता है गांव में। हाईटेक तैयारी से खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं। हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम इनके अड्डों पे अटैक करेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे, इनकी गाड़ियों को सीज करेंगे। लेकिन हम तो मुश्किल से 10 या 15 लोग होते हैं और ये लोग, इनके पास वेपन है, प्रोटेक्शन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मेरी तो सरकारी गाड़ी, मुझे याद है, 40 किलोमीटर की स्पीड पे चलती थी। हम उनके पीछे पीछे भागते थे तो वो सुर्र करके आगे निकल जाते थे। तो हमने सोचा ऐसे नहीं चलेगा, हमें और अच्छे से प्लानिंग करके जानी पड़ेगी। तो हम रात रात को अपनी रेड्स करनी शुरू करते हैं, फुल सीक्रेसी से। किसी को पता नहीं होता है कि हम कहाँ रेड करने वाले हैं। लास्ट मिनट पे मैं डिस्क्लोज करती हूँ। और 2 हफ्ते, शायद 2 हफ्ते भी नहीं, 10 या 12 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा व्हीकल्स, जिसमें डंपर, ट्रॉली, ट्रैक्टर, सब तरह के वाहन शामिल हैं, छोटे से लेके बड़े, 100 से ज़्यादा व्हीकल्स हम पकड़ लेते हैं। लगभग 120 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। इतनी कुछ FIRs भी दर्ज कर लेते हैं। और जो राजस्व है, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, उसमें हम 80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कमा करके सरकार को देते हैं। ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई होती है। तो एक तरफ जहां किसान इतने खुश होते हैं, मेरे ऑफिस आते हैं, मुझे याद है, अपने घर की गाय का बना हुआ घी लेकर आते हैं, कोई गाजर का हलवा लेकर के आता है, कोई अपनी खेत की सब्जी लाता है, तो कोई फल और फूल लेकर के आता है। इतने खुश होते हैं वो गांववासी एक तरफ। तो दूसरी तरफ मुझे धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, फोन से, चिट्ठी से,
कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपनी रेड करना बंद कर दो नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे याद है मेरे माता पिता जा रहे थे कहीं, रास्ते में उन्हें रोक लिया गया और मेरे फादर को ये कहा गया अपनी लड़की को समझा लो, उसे रोक लो नहीं तो उसे उठा लेंगे। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं तो फिर भी कुछ ही निडर हूं, मेरे पिताजी तो मुझसे कई गुना ज़्यादा निडर हैं। तो मेरे पिताजी ने ये जवाब दिया, तुम में जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल कर लो, उसका बाल भी बाका तुम नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेरे में विश्वास रखा है उसकी वजह से ही मैं ज़िंदगी में निडर हो पाई हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे छोटे से प्रयास, जिसमें मेरी टीम ने मेरा पुरजोर साथ दिया, शायद मुझसे कई गुना ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, उसकी इतनी सराहना हमें देश दुनिया से मिलेगी। बहुत वाहवाही हुई और मुझे सर्विस में बाइज्जत रीइंस्टेट किया गया। मुझे याद है अखबार की जो हेडिंग थी कवर पेज पे, उसमें लिखा था दुर्गा शक्ति नागपाल रीइंस्टेटेड विद फुल ऑनर्स। वो फुल ऑनर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे। मेरे परिवार की डिग्निटी, सालों से जो हमारी प्रेस्टीज थी, सब कुछ दांव पे था और वो फुल ऑनर्स से मुझे वो सब वापस मिल गया। तो अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और सबसे ज़्यादा ज़रूरी निडर होकर के करते हैं तो सारा समाज आपके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ एक तरफ समाज की भलाई के लिए जो हमने काम किया, जब मैं कानपुर देहात में थी, अगले ही वर्ष 2014 की बात है ये, उसी समाज की सोच से हमने कैसे लड़ाई लड़ी उसका एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। आपने ग्रामीण शौचालयों के बारे में तो सुना ही होगा, रूरल टॉयलेट्स जिसको कहते हैं। हम में से बहुत से लोग शहर से हैं, तो हमारे लिए एक टॉयलेट, जिसको बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदी में शौचालय बोलते हैं, उसका क्या महत्व है। शहर में शायद ही कोई घर हो जिसमें टॉयलेट ना हो, लेकिन गांव में कुछ समय पहले तक शायद ही कोई घर था जिसमें टॉयलेट था। सब लोग खुले में शौच करने जाते थे। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां खासतौर से औरतों में होती थीं। उन बीमारियों के इलाज पे इतना खर्च करना पड़ता था, और आपको तो पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में कितने कम पैसे होते हैं, आय के साधन कम होते हैं शहरों के मुकाबले। साथ के साथ जो ज़्यादा गंभीर दिक्कत थी, महिलाओं को दिन भर अपने आप को रोक के रहना पड़ता था, क्योंकि खुले में दिन में जब सूरज निकला हुआ है तो वो नहीं जा सकती। कोई भी उचक्का लफंगा छेड़ता है रास्ते में, या कोई भी हीनियस क्राइम, कोई भी भयानक अपराध उनके साथ हो सकता था और होता भी रहा है। तो दिन भर उन्हें अपने आप को रोके रहना पड़ता था, रात का इंतजार करना पड़ता था, और एक ग्रुप बना करके 3-4 महिलाओं का साथ में निकलती थी, जिससे कि वो सुरक्षित भी रहें और किसी की नज़रों में भी ना आए। लेकिन अपराध का डर तब भी बना रहता था और बीमारियों का तो बना ही रहता था। तो मैं कानपुर देहात में थी और मैंने देखा कि शौचालय तो बन रहे हैं, लेकिन खास बात यह थी कि उन शौचालयों पे ताले लगे हुए थे। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा जरा ताला खोलो, देखें क्या है, क्यों ताला लगा हुआ है। तो ताला खोल करके देखा तो उसमें राशन पानी का सामान रखा हुआ है, और जो टॉयलेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो है ही नहीं। स्टोर रूम की तरह शौचालय को हम यूज़ कर रहे हैं गांव वाले। जब उनसे बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, टॉयलेट को यूज़ क्यों नहीं करते, उसको स्टोर हाउस क्यों बना रखा है, आप यकीन मानिए गांव वालों ने क्या जवाब दिया। गांव वालों में एक धारणा रहती है कि अगर हम इन शौचालयों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पीने का पानी प्रदूषित हो जाएगा। जो सेप्टिक टैंक का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि वो उसमें जो भी जाता है पदार्थ, गंदगी, वो हमारे पीने के पानी को प्रदूषित कर देती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गांव वालों को ये बात कैसे समझाई जाए। मैंने सोचा कि उन लोगों को, ऐसे लोगों के माध्यम से मैसेज कन्वे होना चाहिए जो जिनको वो मानते हों, जिनका सम्मान करते हों। गांव में अक्सर बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको बहुत मानते हैं हर कोई। रिटायर्ड टीचर्स होते हैं,
या कुछ ऐसे युवक होते हैं जो पढ़ लिख करके आगे तो निकल गए होते हैं, लेकिन अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने गांव से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को गांव वाले बहुत मानते हैं। तो इन लोगों को हमने ढूंढा और इन लोगों के माध्यम से हमने गांव वालों को समझाया। और ये जो लोग थे, इनको हमने नाम दिया प्रेरक। प्रेरक मतलब अंग्रेजी में मोटिवेटर। सही मायने में ये प्रेरक भी थे, क्योंकि इन्होंने प्रेरणा दी गांव वालों को। कुछ ही समय में गांव की दृष्टि बदल गई। जो बीमारियों पे खर्चा होता था, अव्वल तो बीमारियां ही होना कम हो गई, बीमारियों पे खर्चा कम हो गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर परिवर्तित होने लगा। एक छोटी सी मुहिम से, एक टॉयलेट के यूज से इतना कुछ हो सकता है, ये मैंने प्रशासन में आकर के देखा। लेकिन उस छोटी सी चीज के लिए जो रूरल माइंडसेट है, उससे लड़ाई लड़नी पड़ी, अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। 2015 की बात है ये। मैं मथुरा में पोस्टेड थी और जो कुछ लोग यूपी के रहने वाले होंगे या आसपास राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उनको मालूम होगा कि मथुरा और आसपास के जो ज़िले हैं वो काफ़ी हद तक डार्क जोन में डिक्लेयर हो चुके हैं। डार्क जोन का मतलब होता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इतना नीचे जा चुका है कि उसमें अब आप फर्दर पानी नहीं निकाल सकते, गुंजाइश ही नहीं है। तो ये सितंबर की बात होगी, जब बारिश का मौसम ख़त्म हो गया था लगभग, और जो मिट्टी थी उसमें नमी थी, फर्टिलिटी भी थी। तो हमें शासन से निर्देश आते थे वृक्षारोपण के। हर जिले के अलग अलग टारगेट होते थे। मथुरा का टारगेट था 5 लाख 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर 5 लाख पौधे लगाने थे। मैं पर्यावरण को लेकर के बहुत पैशनेट हूं और मथुरा की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा 5 लाख का टारगेट बहुत कम है। मैंने सोचा 5 को 25 कर दिया जाए। तो जब मैंने अपनी टीम से कहा तो सबने मना कर दिया, कहते ये तो हो ही नहीं सकता। 7 दिन में 5 लाख लगाना ही इतना कठिन काम है, और अगर हम मान भी जाएं तो इतने पौध आएंगे कहां से, और अगर आ भी गए तो उनको रखेंगे कहां पर हम। मैंने सोचा वो सब हो जाएगा, पहले आप निर्णय ले लो कि हमें ये करना ही करना है। किसी चीज के लिए अगर आप इतना स्ट्रांगली फील करो तो कुछ भी संभव है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जीवन में कोई निर्णय तय कर लो कि मुझे ये करना है, तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। वो सिर्फ तय करने का अहम पॉइंट होता है लाइफ में। तो मेरी टीम को मैंने मनाया और वो मान गए। हमने पूरी प्लानिंग की, पौध का इंतजाम किया, कंटिन्यूअस सप्लाई उनकी बनी रहे, स्टोरेज की व्यवस्था की, गांव-गांव में, स्कूलों में, धर्मशालाओं में, कम्युनिटी सेंटर्स में। फिर पौधों को लगाने के बाद उनकी गुड़ाई, खाद, पानी, इस सब की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी थी। और हमने रैपिड फायर मोड में पौधारोपण करना शुरू किया। 7 दिन का समय था हमारे पास सिर्फ। एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें ट्विस्ट मैंने किया। कुछ ग्राम प्रधान आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप आकर के पहला पौधा लगा दीजिए और ऐसे आप लगाते जाइए हर खेत में, बाकी के पौधे हम लगवाएंगे। उनका काम था लगवाने का। पौधों की व्यवस्था हो चुकी थी, लेबरर्स की व्यवस्था हो चुकी थी, खाद पानी की व्यवस्था हो चुकी थी। उन्होंने कहा आप पहला पौधा आकर के लगा देंगी तो एक पॉजिटिव मैसेज, शुभ संकेत चला जाएगा समाज में कि आईएएस अधिकारी आई हैं, पहला पौधा उन्होंने लगाया है, उससे एक अच्छी भावना पैदा होगी। मैंने सोचा और मैंने कहा कि पहले के बजाय अगर मैं आखिरी पौधा लगाने आ जाऊं तो कैसा रहेगा। सुन करके थोड़ा चुप हो गए 1-2 मिनट के लिए, उनको नहीं अच्छा लगा मेरा प्रस्ताव। फिर मान गए, कहते ठीक है। पहले को आखिरी बनाने में मेरी जो कोशिश थी उसके पीछे 2 कारण थे। मैंने सोचा अगर पहले के बजाय आखिरी पौधा लगाने जाऊंगी तो कम से कम ये इंश्योर होगा कि बाकी सारे पौधे लग चुके हैं। मेरे पहुंचने से पहले मेरी टीम उनकी जाके काउंटिंग भी कर लेगी, डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जब आखिरी पौधा लगाने जाऊंगी तो देख सकूंगी कि उनके खाद, पानी और सुरक्षा की क्या व्यवस्था हुई है।
ज़्यादातर जितने भी पौधारोपण के कैंपेन्स होते हैं, जो पौधों का सर्वाइवल रेट होता है वो होता है 40 से 45% के बीच में। आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक पौधे की लाइफ बड़ी कम होती है अगर उसको प्रोटेक्शन ना मिले तो, छोटे बच्चे की तरह। ये बड़े गर्व की बात है कि जो हमारा कैंपेन था, जो एक एक आदमी का जो जज्बा था, उस कैंपेन से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का, एक एक सदस्य का, उस जज्बे की बदौलत और पहले को आखिरी करने की बदौलत हमारा सर्वाइवल रेट 85%, जो आज तक शायद ही कभी हुआ है, वो हुआ। तो अपनी जीवन की कहानियां खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो जीवन के एग्जाम्स थे जो मैंने यूपीएससी क्लियर करने के बाद दिए। जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मुझे लगा लाइफ के सारे एग्जाम्स खत्म और अब मुझे ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। मुझे नहीं पता था कि पहला एग्ज़ाम 6 महीने की नौकरी के अंदर आ जाएगा, और वो भी जो यूपीएससी एग्ज़ाम से कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल होगा, और कोई गारंटी नहीं कि मैं बच पाऊंगी कि नहीं। तो इन 3 कहानियों से बस जीवन का एक बहुत सरल संदेश है कि अगर आप निडर होकर के आगे बढ़ते हैं, भले आप अकेले हों, आप ज़्यादा दिन तक अकेले नहीं रहेंगे। आप निडर रहें तो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। आप लोगों को साथ में लेकर के चलें तो आपकी मुहिम और बड़ी होती जाएगी। और अगर लोग भी ना हों, आपको लोगों को जोड़ना हो, तो वो भी बहुत आसान काम हो जाएगा। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में रहें, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम टारगेट को पूरा कर रहे हैं तो वो सिर्फ नंबरों में ना हो। उस टारगेट को अचीव करने के बाद उसका क्या नतीजा निकल रहा है, क्या उससे उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, चाहे वो शौचालयों का उपयोग हो, चाहे वो एक पौधे की ज़िंदगी हो, ये बहुत ज़रूरी है। वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। टारगेट अचीव करने से हमारी शुरुआत होनी चाहिए, ना कि ख़त्म। उम्मीद है कि जो ये 3 किस्से जीवन के मैंने आपके साथ बांटे, ये आपको पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।